नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन। आज इस बुलेटिन में बात होगी संघ के गढ़ से मोदी को राहुल की ललकार के, ईवीएम को लेकर सवालों में आए चुनाव आयोग की, जेडीयू की बैठक से दबाव में आई बीजेपी की, ईडी की चार्जशीट में प्रियंका के नाम की। इसके साथ ही जानेंगे कैसे तेलंगाना जीत ने बदले आंध्र प्रदेश के सियासी समीकरण। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी सीएए पर लोगों को कर रही है गुमराह, राजनीतिक फायदे के लिए कर रही है इस्तेमाल। SYL विवाद पर पंजाब हरियाणा की बैठक रही बेनतीजा, सीएम भगवंत मान बोले हमारे पास देने को पानी की एक बूंद नहीं, पंजाब डार्क जोन में। बीजेपी पार्षदों ने किया दिल्ली नगर निगम सदन के अंदर विरोध प्रदर्शन, हंगामे के बाद 4 पार्षद 15 दिन के लिए सस्पेंड। शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 371 अंकों की तेजी के साथ 72,410 पर हुआ बंद, निफ्टी 124 अंकों की तेजी के साथ 21,779 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संघ के गढ़ से आज कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। खड़गे और राहुल ने बीजेपी और संघ पर जमकर वार किया। नागपुर में हुई कांग्रेस की महारैली में लाखों लोग जुटे थे। कांग्रेस की महारैली में जुटी भीड़ ने संघ और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं राहुल गांधी ने नागपुर से मोदी और बीजेपी को बड़ी चुनौती दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ से ही चुनौती दी है। नागपुर में कांग्रेस की रैली में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी की विचारधारा ऊपर से थोपी गई विचारधारा है। आज देश में पार्टियों की लड़ाई नहीं चल रही है, बल्कि ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है, विचार और सत्ता की लड़ाई है। लड़ाई की बुनियाद विचारधारा है, इंडिया और एनडीए के बीच विचारधारा की लड़ाई है। गांधी नेहरू जेल गए, अंबेडकर ने सालों संघर्ष किया। हमारी विचारधारा कहती है कि देश की लगाम जनता के हाथ में होनी चाहिए। देश को जैसे पहले राजा चलाते थे वैसे नहीं चलाया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी, देश की आम जनता ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, राजाओं ने नहीं लड़ी थी। उनकी पार्टनरशिप तो अंग्रेजों के साथ थी। लोग भूल जाते हैं कि आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ नहीं थी, अंग्रेजों के साथ राजाओं के खिलाफ भी थी। आज बीजेपी की विचारधारा राजाओं वाली है, किसी की सुनना ही नहीं है। ऑर्डर आएगा, आपको उसका पालन करना पड़ेगा। हमारे महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने पीएम से सवाल पूछा, जीएसटी में किसानों का क्या हिस्सा होगा? पीएम को सवाल अच्छा नहीं लगा, पटोले जी आउट हो गए। राहुल ने आगे कहा कि कुछ दिनों पहले बीजेपी के एक सांसद मुझसे मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर से कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। अब यहाँ सहा नहीं जाता, हमारी कोई नहीं सुनता। मैं बीजेपी में हूँ मगर मेरा दिल कांग्रेस में है। राहुल ने कहा कि मैंने बीजेपी के सांसद से कहा तुम्हारा दिल कांग्रेस में, शरीर बीजेपी में है, मतलब देश शरीर को कांग्रेस में लाने से लड़ रहा है। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा आरएसएस यही नागपुर से पैदा हुई और यही आज देश को बर्बाद कर रही है। मोदी आरएसएस का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। पिछले 10 साल में बीजेपी और आरएसएस ने देश को तंग किया है। संघ की सरकार को नहीं रोका तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और संघ को निशाने पर लिया था। इधर 5 राज्यों के आए नतीजों के बाद ईवीएम भी निशाने पर है। ईवीएम पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कई सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है। तो वहीं इस मुद्दे पर चुनाव आयोग भी कहीं न कहीं खामोश दिखाई दे रहा है। इस बीच ईवीएम को लेकर एक और खुलासा हुआ है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद ईवीएम शक के घेरे में है। इसको लेकर कांग्रेस से लेकर विपक्ष के तमाम नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन की हालिया बैठक से ईवीएम की बहस फिर से राष्ट्रीय एजेंडे पर आ गई है। बैठक में ईवीएम को लेकर गंभीर चिंता जाहिर की गई है कि ईवीएम की कार्य प्रणाली की ईमानदारी को लेकर शक जरूर है। कई विशेषज्ञों और पेशेवरों ने भी ईवीएम की कार्य प्रणाली पर उंगली उठाई है। वहीं ईवीएम को लेकर देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने ईवीएम हैकिंग के मुद्दे पर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि खुद देख लीजिए किस तरह से ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। कई देश वापस पेपर बैलेट की तरफ चले गए। पहले भाजपा के लोग भी पेपर बैलेट की मांग करते थे, अब सत्ता में आने के बाद क्यों बदल गए? वीवीपैट मशीन का कांच काला क्यों कर दिया? आपको बता दें कि प्रशांत भूषण ने वीडियो शेयर करते हुए ईवीएम और मोदी सरकार पर अहम सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ये बताया जा रहा है
कि कैसे ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं प्रशांत भूषण के इस पोस्ट को शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी शेयर करते हुए मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की जय हो, ईवीएम है तो ही मोदी है। आपको बता दें कि प्रशांत भूषण का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। कई लोग ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तो वहीं एमपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का उद्देश्य जनता की भलाई से ज्यादा स्वयं का महिमा मंडल हो चुका है, जिसके विरोध में उठने वाली आवाज को दबाने के लिए मीडिया पर पाबंदी और सांसदों का निलंबन तानाशाही को दर्शा रहा है। जनता भरोसे से वोट करती है, लेकिन बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करके जनता का भरोसा तोड़ देती है। ईवीएम को लेकर सवालों का सिलसिला जारी है। इधर बिहार की सियासत में भी घमासान जारी है। दिल्ली में हुई जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर सबकी निगाहें बनी हुई थी। यह बैठक बिहार की सियासत के मद्देनजर काफी खास थी। इस बैठक के बाद नीतीश और लल्लन सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया, जिससे बीजेपी का प्लान फेल हो गया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में जेडीयू की एकता की तस्वीर सामने आई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह एक ही गाड़ी में सवार होकर पार्टी ऑफिस पहुंचे, जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। बैठक में शामिल होने से पहले दोनों के बीच 1 घंटे तक चर्चा भी हुई और इसके साथ ही ये भी साफ हो गया कि लल्लन सिंह ही पार्टी के अध्यक्ष रहेंगे। लल्लन सिंह ने इस्तीफे की खबर को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू एक है, एक रहेगी। वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी लल्लन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की खबरों को गलत बताया है। पार्टी नेता केसी त्यागी ने तो बीजेपी पर झूठी खबर फैलाने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने कहा कि लल्लन सिंह ना तो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही किसी पार्टी में जा रहे हैं, वे जेडीयू के ही अध्यक्ष हैं। बैठक के बाद केसी त्यागी ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुक्रवार को 11:30 पर होगी। इसके बाद 3:30 पर पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। वहां जो प्रस्ताव आएंगे, जिस पर चर्चा होगी। आज सभी अधिकारी सिर्फ एक दूसरे से मिले। आज की बैठक सिर्फ आधे घंटे की हुई और इसमें किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। बैठक में पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। पार्टी की ओर से ये भी साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हर साल होती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। नीतीश और लल्लन सिंह ने फिर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इधर कांग्रेस पर भी बीजेपी दबाव बनाने में जुटी है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ईडी की बढ़ती सक्रियता सवालों के घेरे में दिखाई दे रही है। ईडी के निशाने पर एक बार फिर कांग्रेस से और उससे जुड़े लोग ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार ईडी ने निशाने पर जिसे लिया है, उससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार पर हमेशा आरोप लगता है कि वो अपने फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को उठाता है और सरकार को घेरता है। केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गया है। साथ ही ईडी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप ये लगाया जा रहा है कि ईडी केंद्र के इशारे पर काम करती है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपने चार्जशीट में पहली बार प्रियंका गांधी के नाम का जिक्र किया है। हालांकि उनका नाम आरोपी के तौर पर दर्ज नहीं किया गया है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका के नाम का जिक्र जमीन खरीद के आरोपी से जुड़े होने के संदर्भ में किया गया है। इस चार्जशीट में प्रियंका के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के नाम का भी जिक्र है। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस मामले को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो ये शुरुआत है कि चुनाव से पहले देखिए ये लोग और क्या क्या करते हैं। ये लोग पहली बार थोड़ी ना ये सब कर रहे हैं। जब चुनाव आता है तब इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, तो इन्हें षड्यंत्र रचने दीजिए। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बदले की राजनीति में अंधी हो गई है। ये राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ही हो रहा है। 2024 के चुनाव के आगाज से पहले ही ईडी अपने काम में जुट गई है, जिससे बीजेपी सवालों में है, तो इधर कांग्रेस भी खुद को मजबूत करने में जुट गई है। दक्षिण भारत में कांग्रेस को मिल रही सफलता का असर अब दिखाई देने लगा है। आंध्र प्रदेश में अभी तक कांग्रेस को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन तेलंगाना में मिली जीत ने सारे समीकरण बदल दिए हैं और इसका असर राज्य की दूसरी पार्टियों पर भी दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस एक बड़ा गठबंधन तैयार करती नजर आ रही है। कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इस साल सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत हासिल की, बीजेपी के हाथ से सत्ता छीन ली, फिर तेलंगाना में बीआरएस को हराकर सरकार बनाई और अब कहा जा रहा है कि पार्टी 3 महीने बाद होने वाले आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। तेलंगाना में जीत के बाद कांग्रेस के कई नेता जो वाईएसआरसीपी में चले गए थे, वो वापस कांग्रेस में लौटने लगे हैं। टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ भी कांग्रेस के गठबंधन की बात शुरू हो गई है। इस गठबंधन में वाईएस शर्मिला भी शामिल हो सकती हैं।
शर्मिला की पार्टी YSRTP ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था और आंध्र प्रदेश में साथ लड़ने की बात कही थी। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि शर्मिला अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर सकती हैं। दरअसल 10 साल पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्य विभाजन का उसे नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही जगन मोहन रेड्डी की बगावत ने उसकी स्थिति को और कमजोर कर दिया। लेकिन अब दक्षिण भारत में जिस तरह से कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, उसके बाद राज्य में TDP चीफ N चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तेलंगाना में TDP ने कांग्रेस की मदद की थी। अब कांग्रेस, TDP और जनसेना और YSRTP का गठबंधन होता है तो ये राज्य की सत्ताधारी पार्टी YSR कांग्रेस पर भारी पड़ेगा, ये साफ दिखाई दे रहा है। यानी कांग्रेस के हाथ में दक्षिण का एक और राज्य आता दिखाई दे रहा है। दक्षिण में कांग्रेस की बढ़ती ताकत से मोदी की चिंता बढ़ गई है। चिंता तो शिंदे बीजेपी के एक सहयोगी ने भी बढ़ा दी है। शिंदे के विधायक ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात करके ये संकेत दिया है कि वो जल्द ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, जिससे बीजेपी शिंदे की चिंता बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य में 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र से एक और सियासी घटना सामने आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से आज प्रहार जनशक्ति पार्टी यानी पीजेपी के प्रमुख ओम प्रकाश बाला साहब कडू उर्फ बच्चू कडू के आवास पर चाय पर चर्चा के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि अचलपुर से 4 बार के विधायक कडू पहले महाविकास अघाड़ी यानी MVA में राज्य मंत्री थे, लेकिन जून 2022 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने के बाद पाला बदल दिया था और मौजूदा सत्ता पर काबिज महायुति शासन का समर्थन करने वाले निर्दलीय उम्मीदवारों के दबाव समूह के वास्तविक नेता हैं। पवार कडू की जोड़ी ने लगभग 20 मिनट तक बंद कमरे में अकेले बातचीत की, जिसका एजेंडा अभी तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन इससे राजनीतिक अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि कडू ने शिवसेना, बीजेपी, अजीत पवार वाली एनसीपी के गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साध चुके हैं। शरद पवार के साथ अपनी इस मुलाकात को लेकर कडू ने मीडिया में कहा कि कुछ सामाजिक राजनीतिक मामलों के अलावा उन्होंने ज्यादातर कृषि मुद्दों पर चर्चा की है और उन्होंने पवार को सुझाव दिया है कि सभी कृषि गतिविधियों को रोजगार गारंटी योजना के तहत लाया जाना चाहिए। 2024 के चुनाव को लेकर कडू ने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कहा कि भले ही हम राजनीतिक मामलों के बारे में बात की हो, मैं इसका मीडिया के सामने खुलासा नहीं करूंगा। वहीं पवार ने इस मुलाकात को चाय पर चर्चा करार दिया, लेकिन सियासी गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि कडू आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, जिससे शिंदे और बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इधर राजस्थान की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दे रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई है। भजन लाल शर्मा सीएम बन गए हैं, लेकिन उनकी सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस का दबाव बीजेपी पर दिखाई देना शुरू हो गया है और इस दबाव में भजन लाल सरकार को गैस सिलेंडर के दामों को लेकर बड़ा ऐलान करना पड़ा है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। प्रदेश से गहलोत सरकार की विदाई हो चुकी है। भजन लाल शर्मा सीएम पद पर आसीन है, लेकिन फिर भी बीजेपी कांग्रेस के दबाव में नजर आ रही है। बीजेपी ने 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला गैस सिलेंडर 450 रुपए में देने की घोषणा कर दी है। प्रदेश में अभी ये सिलेंडर 500 रुपए में दिए जा रहे थे। राजस्थान में जब गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी, तो लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया था और बीजेपी ने इसे 450 रुपए करने का वादा चुनाव में किया था। पार्टी ने घोषणा पत्र में शामिल सभी वादों को मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित किया था। अब इसी को पूरा करते हुए बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए ये घोषणा की है। इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भले ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव हार गई, लेकिन भाजपा हमारी गारंटियों की ही नकल कर रही है। कल घोषणा की गई कि राज्य में 1 जनवरी से LPG सिलेंडर 450 रुपए में दिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस राज्य में 1.4 करोड़ परिवारों को 500 में LPG सिलेंडर देने वाली थी, लेकिन भाजपा सरकार करीब 70 लाख परिवारों को ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर देगी। ये कब से लागू होगा, इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन ये निसंदेह कांग्रेस पार्टी की ही जीत है, जिसने सबसे पहले रसोई गैस की कीमत घटाकर 500 रुपए किया था। ये भाजपा सरकार बनने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार बनाए गए दबाव का ही नतीजा है।
वहीं इसी बीच ये भी खबर है कि सिलेंडर के दामों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है और कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी पूरे देश में 450 रुपए सिलेंडर की घोषणा कर सकती है, क्योंकि महंगा गैस सिलेंडर पूरे देश में ही मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं कि जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कमर तोड़ महंगाई से जनता का जीना हराम किया है, वहीं उससे जुड़े व्यापारी भी कम मजे नहीं कर रहे हैं। एक आरटीआई के अनुसार पता चला है कि रेलवे स्टेशनों के बाहर मोदी जी के फोटो वाले सेल्फी पॉइंट की लागत 6 लाख से ज्यादा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भाई, इसी को तो कहते हैं सबका साथ कुछ का विकास। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।